जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में भी कुछ कमेंट्स तो मैंने शामिल किए ही हैं, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी सवालों को पूछा है। क्योंकि देखिए, सिर्फ इस चैनल के माध्यम से जो सवालों के हम जवाब दे रहे हैं, ये हमारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए काफी उपयोगी हो रहे हैं। ऐसे हमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से ये कोशिश करती हूँ कि सभी के सवालों के जवाब दूं उनके पेंशन संबंधित जो होते हैं, तो उसको तो हम देखेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आज के इस वीडियो में जानकारी शेयर होगी हमारे पेंशनर्स के लिए। देखिए, 8वें वेतन आयोग में पेंशन की गणना का नियम क्या बदलने जा रहा है और इसका फायदा पेंशनर्स को आने वाले दिनों में होने वाला है। आज सोशल मीडिया में हर तरफ यही चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स के लिए कुछ बड़ा सरप्राइज है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। इसके साथ साथ 50% डीए मर्स को लेकर क्या खबर है, क्या आने वाले दिनों में 50% जो है डीए बेसिक में मर्ज होगा या नहीं, इसके बारे में जो अपडेट है उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत हम कुछ कमेंट्स के साथ करेंगे। इसके बाद डीए मर्स पे बात होगी और फिर वीडियो के अंत में हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के तहत जो पेंशनर्स की पेंशन में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है, कहूं कि एक अच्छा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है, उसके बारे में। चलिए, सबसे पहला मैसेज है, एक लिख रहे हैं कि पेंशन नहीं आया है अभी तक। यानी जब मैं कमेंट्स बॉक्स देख रही थी तो उसमें मुझे ये मैसेज आया था, दिखाई दिया, जहां एक सर्विस पेंशनर से की फैमिली पेंशनर से यहाँ नहीं इसमें लिखा हुआ है, लेकिन पेंशन क्रेडिट नहीं हुई है, ऐसा करके ये मैसेज आया है। अब देखिए, जिन्होंने भी ये मैसेज किया है, सबसे पहले तो अगर आपकी पेंशन सीधे सीधे बैंक से आ रही है, आप डिफेंस के पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स हैं, स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है, पेंशन बैंक ही क्रेडिट कर रही है, तो सबसे पहले माइग्रेशन स्टेटस चेक करिए। हो सकता है कि आपका माइग्रेशन हो गया हो, इस वजह से पेंशन रुकी हो, 3-4 महीने हो गए हो, आपको पता ही ना चला हो। दूसरा वजह यह भी हो सकती है कि देखिए, लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट आपने मिस कर दी हो या रिजेक्ट हो गया हो लाइफ सर्टिफिकेट। तो जब आप बैंक ब्रांच में जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे, तब इसके बारे में आपको पता चलेगा। अगर आपको माइग्रेशन चेक करवाना है कि या माइग्रेशन हुआ है नहीं हुआ है, तो स्टेटस चेक करवाना है तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्ते, क्या फैमिली पेंशन को भी 8 पे कमीशन का एरियर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। केंद्र सरकार के हर एक पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को 8वां वेतन आयोग का जो लाभ है वो जरूर से मिलेगा। बेसिक में भी बढ़ोतरी होगी और एरियर भी जरूर से मिलेगा। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि सुप्रभात महोदया, मेरे पति को पहले 41,000 रुपए पेंशन मिलती थी, लेकिन मई में उन्हें केवल 19,500 रुपए ही मिले हैं, यानी रिकवरी आई है पेंशन से। जब पेंशन मैसेज को लेकर मैंने बात की थी तो रिकवरी को लेकर भी मैं कम से कम नहीं तो 7 से 10 वीडियो में मैं रिकवरी के बारे में बात कर चुकी थी। और इसकी अगर वजह की बात करूं तो देखिए, हर महीने के अंत में ये देखा गया है कि चाहे पेंशन का मैसेज आता है, चाहे पेंशन क्रेडिट होती है, कई बार जो हमारे पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स हैं उनको पता चलता है कि उनकी पेंशन जो है वो कम आई है। अब ये नहीं समझ में आता कि ये पेंशन कम क्यों आई है। देखिए, ये रिकवरी है, आपको कैसे पता चलेगा कितने की रिकवरी है, कितना अमाउंट कटेगा, कब तक कटेगा? आपको पेंशन स्लिप डाउनलोड करना है स्पर्श से। पेंशन स्लिप में ये सारी जानकारी मिल जाएगी। आप एक और काम कर सकते हैं, सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज कराइए कि ये रिकवरी आपने क्यों बिठाई है, कब से कब तक की काटेंगे, और ये सब कुछ जानकारी आप उनसे मांगिए। बहुत सारे केस ऐसे थे जहां पर ये रिकवरी गलत थी, तो सीपी ग्राम पर कंप्लेन करने से रिकवरी रुक भी गई, लेकिन जरूरत है आपको सही जानकारी की, तो जरूर से सीपी ग्राम के थ्रू जो है कंप्लेन दर्ज। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम मैं 2005 को रिटायर आया हूँ, 28 साल सर्विस है के बाद क्या मुझे एसीपी लागू है मैडम, प्लीज आप बता दीजिएगा।
देखिए, आप 2005 में रिटायर होकर आए हैं, आपको एसीपी बिल्कुल लागू है। यहां पर आपने सर्विस बताई है 28 साल। एसीपी में देखिए प्रमोशन का क्या फॉर्मूला है, 10 साल में नायक, 20 साल में हवलदार और 30 साल में जो है नायब सूबेदार। हालांकि यहां पर 28 साल की सर्विस है आपकी, तो नायब सूबेदार की एसीपी तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हवलदार की एसीपी जरूर से मिलनी चाहिए। हो सकता है कि आप पहले से ही हवलदार रैंक का पेंशन ले रहे हो। अब हवलदार रैंक में आपका प्रमोशन कब हुआ था? क्या एक रैंक में, यानी हवलदार रैंक में आपका प्रमोशन होने के बाद आपने लगातार 10 साल तक हवलदार रैंक में ड्यूटी दी है, तो आपको नायब सूबेदार की एसीपी भी मिलनी चाहिए। तो ये सारा डिटेल जब हम चेक करेंगे तब इसके बारे में बता पाएंगे। बाकी बिल्कुल आप 2005 में रिटायर होकर आए हैं तो आपको एसीपी लागू है। पर अगर आप ऑलरेडी हवलदार की पेंशन ले रहे हैं तो थोड़ा ये चेक कर लीजिए कि हवलदार का प्रमोशन आपको कितने मतलब कौन सी साल में मिला था, और क्या हवलदार रैंक में ही आपने 10 साल सर्विस पूरी कर दी है। अगर 10 साल सर्विस पूरी है तो आप एसीपी नायब सूबेदार के लिए जो है कंप्लेन दर्ज करा दीजिएगा। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, डिपेंडेंट चाइल्ड की कितनी पेंशन है प्लीज बता दीजिएगा। देखिए, डिपेंडेंट जो होते हैं उनको भी फैमिली पेंशनर्स के हिसाब से जो है पेंशन मिलती है। यानी जो एक फैमिली पेंशनर्स होती है उनकी जिस तरीके से पेंशन की गणना होती है वही जो है डिपेंडेंट चाइल्ड के केस में होती है। तो चलिए, ये कुछ कमेंट्स थे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं डीए मर्ज के बारे में। तो देखिए, डीए मर्ज को लेकर आज हर जगह यानी सोशल मीडिया में भी यही खबर आ रही है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग से पहले जो है डीए मर्ज को लेकर कुछ बड़ा डिसीजन ले सकती है। यानी 5वें वेतन आयोग के तहत 8वें वेतन आयोग से ठीक पहले केंद्र सरकार जो है कर्मचारी और पेंशनर्स को राहत दिलाने के लिए, महंगाई से राहत दिलाने के लिए जो है डीए मर्ज कर सकती है। लेकिन 2025 दिसंबर तक का अगर हम डाटा वगैरह चेक करें या जवाब देखें केंद्र सरकार की तरफ से क्या मिला था, तो जितेंद्र सिंह जी ने ये कहा था पार्लियामेंट में खुद कि केंद्र सरकार अभी जो है डीए मर्ज को लेकर कुछ नहीं सोच रही है, और इसके बाद भी ऐसी कोई भी न्यूज, ऑथेंटिक न्यूज नहीं मिली है जिससे हम ये कह सके कि केंद्र सरकार जो है डीए मर्ज की कोई तैयारी कर भी रही है। अब ये सारी अफवाहें हैं जो सोशल मीडिया में हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, पर क्योंकि देखिए लगातार इसके बारे में बात हो रही है कि 50% जो है डीए मर्ज को लेकर केंद्र सरकार की तैयारी या आने वाले दिनों में हमें ये देखने के लिए मिल सकता है, तो उसको लेकर काफी सवाल आ रहे थे। तो आज के इस वीडियो में चलिए हम ये क्लियर कर देते हैं कि अभी केंद्र सरकार का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, कहीं पर भी ऐसा हमने लिखा हुआ नहीं देखा है, या कोई भी आर्टिकल्स वगैरह इसके बारे में एक्सपर्ट की रिपोर्ट हो या सूत्रों के हवाले से कहीं खबर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हाल फिलहाल अगर हम कहें तो 50% डीए बेसिक में मर्ज करने को लेकर जो उम्मीद कर रहे हैं कर्मचारी पेंशनर्स, उनको कहीं ना कहीं निराशा ही हाथ लग रही है। चलिए, इसके साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं हमारे पेंशनर्स के बारे में। 8वें वेतन आयोग में पेंशन के नियमों में क्या बदलाव हो सकता है, क्या अच्छा बदलाव हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। अभी जो आप देखेंगे 8वें वेतन आयोग के तहत ये सुनहरा भविष्य है पेंशनर्स का। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का नया रोड मैप आप देखने जा रहे हैं। देखिए, 1.1 करोड़ परिवारों के लिए रिटायरमेंट के बाद कुछ नए नियमों का विश्लेषण है ये। अब ये क्या है, केवल भत्तों तक सीमित नहीं बल्कि संपूर्ण सुरक्षा है। पुरानी सोच क्या थी, केवल फिटमेंट फैक्टर और केवल महंगाई भत्ता, यानी डीए और फिटमेंट फैक्टर को लेकर बात होती थी, ये पुरानी सोच है। नया विजन क्या है, एनसीजेसीएम का प्रस्ताव क्या है, रिटायरमेंट के बाद संपूर्ण सुरक्षा, 100% गारंटेड पेंशन होनी चाहिए, बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन होना चाहिए। एक सरकारी कर्मचारी का जिसने अपना पूरा जीवन देश के नाम किया है, पूरी जिंदगी देश की सेवा की है, उनका जो है उनका बुढ़ापा जो है एक सम्मानजनक तरीके से जाना चाहिए। आर्थिक रूप से मजबूत भविष्य की गारंटी सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। देखिए, आधारभूत पेंशन में ऐतिहासिक उछाल आ सकता है। मौजूदा व्यवस्था क्या है, अभी हम 8वें वेतन आयोग के बारे में बात करते हैं। देखिए, 7वें वेतन आयोग के तहत मौजूदा व्यवस्था क्या है, 50% जो है वो पेंशन हमें मिलती है। अब 17% अतिरिक्त की यहां पर बात की गई है, प्रस्ताव कमेटी के सामने रखा गया है। अगर ऐसा हो जाता है तो नया प्रस्ताव क्या बन रहा है, 67% ये पेंशन होनी चाहिए। ये प्रस्ताव कमेटी के सामने रखा हुआ है। अंतिम वेतन यानी लास्ट पे ड्रॉन का 50% जो भी मिल रहा था उसको बढ़ा दीजिए।
न्यूनतम 2 सदस्यों के परिवार के सम्मानजनक गुजारे के लिए एनसीजेसीएम की प्रमुख मांग है ये कि 17% तक की बढ़ोतरी जो है, 17% तक की बढ़ोतरी पेंशन में करिए। अब देखिए, उम्र बढ़ने के साथ पेंशन में कैसे बढ़ोतरी होगी। अभी हमने मौजूदा व्यवस्था देखी, अब हम बात करते हैं उम्र के साथ बढ़ती आर्थिक ताकत की। संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर आधारित नया एज बेस्ड फॉर्मूला है ये। एक संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर आधारित है ये। देखिए, हर 5 साल में पेंशन में 5% की वृद्धि होनी चाहिए, ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए। 65 वर्ष की आयु अंतिम वेतन का 70% जो है पेंशनर्स को मिलना चाहिए। इसके साथ देखिए, 80 वर्ष की आयु अंतिम वेतन का 85%, 90 वर्ष के पार पूरी 100% पेंशन। अभी जो 100% पेंशन 100 साल पूरे होने पर मिलती है, वो 90 साल पे मिलनी चाहिए। कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर मांग रखी गई है। पेंशन सिस्टम चुनने की पूरी आजादी होनी चाहिए। नए प्रस्तावों की सबसे बड़ी क्रांति है ये। कर्मचारी अब अपनी आर्थिक रणनीति खुद तय करेंगे। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, और इसके साथ अब नया आया है जो यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अगर कोई कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं जो एनपीएस और यूपीएस के बीच कंफ्यूज हैं कि एनपीएस लें या यूपीएस में स्विच करें, देखिए ये बार बार मौका नहीं मिलने वाला था, इस पर भी हमने वीडियो बनाया है। पर राज्यों के जो कर्मचारी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, जिन जिन राज्यों में ये व्यवस्था है एनपीएस यूपीएस की, आने वाले दिनों में बहुत सारे राज्यों भी अपने जो कर्मचारी हैं उनके लिए यूपीएस की जो है नियम लागू करने वाले हैं। स्विच का ऑप्शन आएगा। एनपीएस में रहना बेहतर है या यूपीएस में स्विच करना बेहतर है, अगर डिटेल में इसको जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा, जरूर से देखिएगा। देखिए, सही विकल्प का चुनाव एक तुलनात्मक विश्लेषण है ये। अभी मैं जल्दी से इसको समझा देती हूँ, बाकी वो जो पुराना वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में बात की है। विशेषता क्या है, देखिए ओपीएस की बात करें, जो पुरानी पेंशन स्कीम थी, फंडिंग की बात करें तो पूरी तरह सरकार द्वारा फंडेड था ये, यानी जो पेंशन का खर्चा पूरी तरीके से सरकार देती थी पुरानी पेंशन में। सुरक्षा कितनी थी, 100% सुरक्षित थी ये। दृष्टिकोण क्या था, पारंपरिक सुरक्षा। अब देखिए, एनपीएस की बात करें तो ये एक बाजार आधारित है, इसके साथ मार्केट रिटर्न पर ये निर्भर करता है। सुरक्षा की अब इसमें ज्यादा गारंटी नहीं मानकर चल सकते। साथ ही में दृष्टिकोण की अगर देखें तो बाजार आधारित ग्रोथ है यहाँ पर। इसके साथ अगर हम बात करें यूपीएस की, तो देखिए कंट्रीब्यूशनल आधारित है ये। एश्योर्ड पेंशन का फायदा इसमें हालांकि है, इसके साथ मध्य मार्ग है ये, यानी एनपीएस से तो यूपीएस कहीं ना कहीं बेहतर है, लेकिन इसको फिर भी हम हमारे पेंशनर्स के लिए, जो अभी कर्मचारी हैं, जो आने वाले दिनों में रिटायर जाएंगे, उनके जो उनका रिटायरमेंट के बाद का जो जीवन होगा, उनकी सुरक्षा को देखते हुए जो है इसको हम सही नहीं मान सकते। 1.1 करोड़ परिवारों के लिए सुरक्षा की छतरी पेंशन होना चाहिए। भविष्य की आर्थिक चिंताएं, आज हर एक कर्मचारी को ये चिंता है कि जब हम रिटायर होकर जाएंगे 60 साल में, उसके बाद जब उम्र हो गई होगी, हाथ पांव सही से काम करेंगे नहीं करेंगे, अगर पेंशन नहीं मिली तो अब हमारा क्या होगा। देखिए, ये फैसले केवल घर का बजट तय नहीं करेंगे, बल्कि परिवारों के भविष्य की आर्थिक चिंताओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा अगर कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं तो 8वें वेतन आयोग में, क्योंकि इसका प्रभाव देखिए 1.1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स पर पड़ेगा। तो ये विश्लेषण था। इसके साथ हमने देखा कि 8वें वेतन आयोग में पेंशन के नियमों में कुछ बदलाव हो सकता है। अब ये बदलाव क्यों हो सकता है, ये बदलाव इसलिए हो सकता है क्योंकि मांग स्थायी संसदीय समिति के द्वारा तैयार की गई और उसके जो उनकी सिफारिशें थी, उसके आधारित एक मांग 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने पहुंचाई जा रही है। इसलिए हम मानकर चल रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में पेंशन के नियमों में अच्छे कुछ बदलाव जो है वो हो सकते हैं। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और एक बेहद ही जरूरी बात 8वें वेतन आयोग को लेकर, देखिए 8वें वेतन आयोग में मेमोरेंडम सौंपने का, आपकी सुझाव, आपके विचार, आपकी मांग जो है वो वेतन आयोग की कमेटी के सामने पहुंचाने के लिए अब देखिए 15 दिन अतिरिक्त मिले हैं। 15 जून तक का वक्त है अभी भी। अब आप 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर जाइए और वहां जो क्वेश्चनर है उसको फिल करिए, या अलग से भी जो है मेमोरेंडम वगैरह आप सौंप सकते हैं। तो जरूर से प्रयास करिएगा अपनी मांग, अपने सुझाव वेतन आयोग की कमेटी के सामने रखने के। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।